नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद ऋचा मैम। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए, हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं UNO या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सबसे पहले जो टाइम था 1914 यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। जर्मनी ने आक्रमण किया था पोलैंड के ऊपर, वहीं से धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई थी और 4 साल ये युद्ध चला 1918 तक, जिसके बाद इस इम्बैलेंस को जो बहुत सारे कंट्रीज के बीच हो गया था उसको कम करने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उसके बाद 1939 में दोबारा से एक वर्ल्ड वॉर इस दुनिया को फेस करना पड़ा। अब ये जो 1939 में वर्ल्ड वॉर हुआ, इसकी त्रासदी लगभग पूरे विश्व को झेलनी पड़ी। ज़्यादातर कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, चाहे वो चाहते थे या नहीं चाहते थे। नहीं चाहते थे इन द सेंस जैसे इंडिया था वो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स इसके ऊपर रूल कर रहे थे तो भारत भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो गया था, नहीं चाहते हुए भी। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड वॉर बहुत ज़्यादा खराब रहा, पूरे संसार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा त्रासदी सबको झेलनी पड़ी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो देश हार गए थे वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, लेकिन जो जीते थे उनकी इकोनॉमी भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और जो परमाणु बम थे वो वहां पर छोड़े ही गए थे। और इतने लंबे ड्यूरेशन तक ये युद्ध चला 1939 से 45 तक। तो यहाँ तक आते 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 हर कंट्री को ये लगने लगा था कि अब इसको खत्म हो जाना चाहिए। जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने ही सबसे पहले ये आइडिया दिया कि यूएनओ जैसी संस्था की स्थापना होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 50 देश थे उन्होंने एक साथ मिलकर एक मीटिंग की अमेरिका में, और ये मीटिंग थी 25 अप्रैल 1945 यानी कि 1945 को 50 देशों ने मिलकर इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया, एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि यूएनओ को बनना चाहिए। और उसके बाद फिर 25 जून 1945 यानी कि 25 जून 1945 को उन देशों ने इसके चार्टर पर सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद इंडिया ऑफिशियली यूएनओ का मेंबर बनता है 30 अक्टूबर 1945। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये यूएनओ का चार्टर तैयार हुआ या स्टार्टिंग हुई, इसमें इंडिया शुरू से इसके साथ था और उसके सिग्नेचर भी उन 50 कंट्रीज में थे इसके चार्टर बनाने के लिए। लेकिन जो ऑफिशियली इंडिया इसमें इन्वॉल्व हुआ है या पेपर वर्क उसका कंप्लीट हुआ था वो 30 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसके बाद पोलैंड इसका मेंबर बन गया जो कि 51st मेंबर था। तो इस तरीके से 51 मेंबर्स स्टार्टिंग में यूएनओ के सदस्य बन गए, 51 कंट्रीज। और उसके बाद इसने 24 अक्टूबर से ऑफिशियली काम करना अपना स्टार्ट कर दिया था। लगभग चार्टर तो उसका तैयार हो गया था यहाँ पर 25 जून 1945 को, लेकिन उसके बाद कुछ और चीजें होती रहीं। थोड़ा युद्ध भी पूरी तरह खत्म यहाँ पर नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद अगस्त में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे जापान के 2 शहरों पे नागासाकी और हिरोशिमा पर। और 14 अगस्त को जापान ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद ये अपना धीरे धीरे तैयारियां होती रही और 24 अक्टूबर को यूएनओ ने ऑफिशियली सारी जिम्मेदारी ली काम को संभालने की, और इसने काम करना है इनकी ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गया 24 अक्टूबर को। ये डेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस दिन ये ऑपरेशनल हुआ या इसने काम करना शुरू किया उसी डेट को हम यूएनओ डे के नाम से मनाते हैं। तो
24 अक्टूबर यूएनओ डे है और 24 अक्टूबर 1945 से यूएनओ ने काम करना स्टार्ट किया था। प्रेजेंटली अगर हम देखते हैं तो यूएनओ के अब 193 मेंबर्स हैं। वैसे तो ज़्यादातर कंट्रीज जितने भी विश्व में हैं वो सभी इसके लगभग सभी इसके मेंबर हैं। कुछ कंट्रीज रह जाते हैं क्योंकि टोटल कंट्रीज भी 200 प्लस समथिंग ही हैं। तो यहाँ पर 193 यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ यूएनओ। यहाँ पर जो लास्ट कंट्री था, जो 193rd कंट्री हम कह सकते हैं, वो था साउथ सूडान। सूडान ऑलरेडी यूएनओ का मेंबर था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर विभाजन हुआ था जिससे साउथ सूडान एक नए कंट्री के फॉर्म में बना अफ्रीका में, तो वहाँ पर इसने कहा कि मुझे अलग से इसकी मेंबरशिप चाहिए। तो उसने लास्ट जो कंट्री था यूएनओ की मेंबरशिप लेने वाला वो था साउथ सूडान इन 2011। अब इन 193 के अलावा दो और कंट्रीज हैं जिनको हम ऑब्जर्वर स्टेट कहते हैं, वो 193 में इंक्लूडेड नहीं है। ये ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ये इसके मेंबर नहीं है। छोटे छोटे आइलैंड जैसे होली सी और पैलेस्टाइन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। जो हेडक्वार्टर है ये कहने के लिए तो है अमेरिका में या न्यूयॉर्क में, लेकिन इसकी ओनरशिप अमेरिका की नहीं है। ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी के नाम से है। इसके बाद आते हैं इसके फ्लैग पर, क्योंकि अब संस्था बन गई तो एक झंडा भी इसके लिए होना जरूरी है। तो जो यूएनओ का फ्लैग है इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, ये स्काई ब्लू कलर की है और उसके ऊपर जो एम्बलम है या जो चिन्ह है इसका, वो सफेद रंग का बना हुआ है, जिसमें अंदर 3 सर्कल्स बने हुए। एक सर्कल है उसके अंदर 3 सर्कल बने हुए हैं और प्लस का निशान भी यहाँ पर बना हुआ है। और अंदर ये छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं हमको। ये जो हमारे महाद्वीप हैं वो सब यहाँ पर हैं, अफ्रीका अमेरिका जो भी हैं। तो ये एक तरीके से पूरे विश्व को इंडिकेट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे विश्व को इन सर्कल्स के अंदर। और चारों तरफ ये जो डिजाइन बना हुआ है ये एक तरह से ब्रांचेस हैं और एक पर्टिकुलर प्लांट है ऑलिव, ये ऑलिव की ब्रांचेस हैं। तो ये ब्रांचेस नीचे से जुड़ी हुई हैं और ऊपर से ओपन है, जो इस बात को शो करता है वी आर ओपन टू दी अदर कंट्रीज। जो और कंट्रीज भी यहाँ पर मेंबर बनना चाहते हैं, जो हमारे चार्टर को एक्सेप्ट करते हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। तो ये ओपन एरिया जो है ऊपर थोड़ा सा, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। बाकी ऑलिव की पत्तियां यहाँ पर और सफेद रंग दोनों ही शांति को इंडिकेट कर रहे हैं या शांति का प्रतीक हैं। इसके बाद आती हैं लैंग्वेजेस। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की वो 6 लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस में इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, अरेबिक, रशियन एंड स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज हैं जो आपको रट लेनी है। इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसके झंडे के ऊपर भी बनता है जो इसका फ्लैग है और लैंग्वेजेस के ऊपर भी बनता है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच, सबसे ज़्यादा काम इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस में होता है। अदरवाइज जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो 6 हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, EF कार्स। EF बस हमें याद करना है, EF और कार्स। EF का मतलब है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रेंच, C चाइनीज के लिए है, A अरेबिक के लिए है। A से अमेरिकन का कंफ्यूजन नहीं करना है, ध्यान रखिए A अरेबिक के लिए है, R फॉर रशियन एंड S फॉर स्पेनिश। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई यूएनओ की वो कितनी है? 6। ओके, अब हम आते हैं जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं या जो पार्ट्स हैं यूएनओ के। यूएनओ अपने आप में एक संस्था है, लेकिन उसके अंदर 6 अलग अलग संस्थाएं हैं जो मिलकर यूएनओ का निर्माण करती हैं। ये सिर्फ अपने आप में सिर्फ एक ही बॉडी नहीं है, बहुत सारी बॉडीज को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें है तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस रहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्गन है सबसे इंपॉर्टेंट,
जनरल असेंबली, हिंदी में इसको कहते हैं महासभा। महासभा नाम से पता है बहुत बड़ी सभा है, यानी कि यहाँ पर महासभा में हर कंट्री जो भी यूएनओ का मेंबर है, हर कंट्री से कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ पर जरूर आएगा। यानी कि इस सभा में या इसकी जब मीटिंग होगी तो वहाँ पे कम से कम 193 मेंबर्स होने जरूरी है। लेकिन सिर्फ 193 ही जरूरी नहीं है, हर कंट्री के पास अधिकार है कि वो अपने पास से 1 to 5 यानी कि 1 से लेके 5 तक मेंबर्स को भेज सकता है, लेकिन एक भेजना कम से कम जरूरी है। तो क्योंकि 193 कंट्रीज हैं इसके मेंबर, तो 193 मेंबर तो आएंगे ही आएंगे, इससे भी ज्यादा मेंबर यहाँ पर आ सकते हैं। और इसका जो हेड होता है महासभा का या जनरल असेंबली का, उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत से एक प्रेसिडेंट जनरल असेंबली में रह चुकी हैं या महासभा में रह चुकी हैं, जिनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो हम जानते ही हैं, उन्हीं की सिबलिंग्स में से थी। इनकी डेथ हो चुकी है 1990 में, लेकिन ये जनरल असेंबली की हेड की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़ी सभा है, एक संसद की तरह यहाँ पर काम करती है, तो इसको एक और नाम इसका लिया जाता है, मिनी पार्लियामेंट या लघु संसद भी जनरल असेंबली को कहा जाता है। इसकी जो मीटिंग होती है वो तो हमने देख ही लिया कि हर कंट्री अपने पास से एक एक मेंबर को भेजेगा कम से कम, और अधिक से अधिक 5 मेंबर्स को वो भेज सकता है। और इसकी जो मीटिंग्स होती हैं वो नॉर्मली सितंबर टू दिसंबर होती है। जरूरी नहीं है कि ये दिसंबर तक ही खत्म हो, पहले भी खत्म हो सकती है, लेकिन लगभग इसका ड्यूरेशन यही रहता है। उसकी स्टार्टिंग सितंबर में होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मीटिंग है उसकी स्टार्टिंग सितंबर में ही होगी। अब यहाँ पर जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो जनरल असेंबली के मेंबर्स यहाँ पर वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग का राइट हर कंट्री के पास है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वोट है यहाँ पर वो मेंबर्स का नहीं होता बल्कि कंट्री का होता है। यानी कि 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं, तो 193 ही वोट्स यहाँ पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री ने 5 मेंबर्स भेजे हैं तो वो 5 बार वोटिंग करेंगे। उन 5 मेंबर्स का एक ही वोट होगा। तो एक वोट एक कंट्री की तरफ से यहाँ पर डाला जाता है। तो वोटिंग एक होती है एक कंट्री की, चाहे मेंबर उसके ज्यादा हो सकते हैं, मतलब उन मेंबर्स को मिलकर ही वोटिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर उस जो वोटिंग हुई है उससे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं जनरल असेंबली के जो वर्क्स होते हैं, कार्य होते हैं। अब यहाँ पर पहला कार्य है मेंबरशिप ऑफ न्यू कंट्रीज। अगर कोई नया देश चाहता है यूएनओ की मेंबरशिप लेना, तो कोई अपनी इच्छा से नहीं दे सकता है। इसके लिए वहां पर प्रॉपर वोटिंग होती है, सारे कंट्रीज वोट देते हैं, और अगर उसके फेवर में 2/3 यानी कि 2/3 वोट उसको मिल जाते हैं, तो वो कंट्री फिर यूएनओ का मेंबर बन सकता है। इसके अलावा जो यूएनओ का बजट होता है वो भी यही असेंबली इस चीज के बारे में सारे डिसीजंस लेती है। यूएनओ के पास जो पैसा आता है वो अपने आप से उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं वही यहाँ पर अपना योगदान देते हैं। यानी कि हर कंट्री यूएनओ के पास एक अमाउंट में पैसा देता है और ये उसकी जीडीपी का कुछ परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा देने वाले कंट्रीज में अमेरिका है, चाइना है, और अमेरिका चाइना के बाद आते हैं जापान, जर्मनी, यूके। ये सारे कंट्रीज बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पर पैसा देते हैं और ओबियसली इसीलिए उनकी चलती भी यहाँ पर ज्यादा है। इंडिया यहाँ पर इस बार के बजट में, क्योंकि जो यूएनओ का बजट है वो हमेशा 2 साल के लिए तैयार होता है, जो इस टाइम करंट बजट है वो 2019 से लेकर 2021 तक के लिए है, यानी कि 2 साल का बजट यहाँ पर बनकर तैयार होता है। और इस बार के बजट में जो इंडिया की रैंक है वो है 21st, यानी कि 21वें नंबर पर भारत है। और 21वें नंबर पे वो अपनी जीडीपी का लगभग
0.8% भाग ही देता है, लेकिन वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है पैसे के लिहाज से अगर उसको देखा जाए। इंडिया की रैंक मतलब ये तो हर एक कंट्री का है कि उसकी रैंक अपने आप बढ़ती घटती भी रहती है, कभी ज़्यादा या आगे पीछे भी होती है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग, लेकिन यूएनओ हमेशा सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले कंट्रीज, यूएनओ को सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले कंट्रीज में यूएस रहता है, अमेरिका रहता है, और इसीलिए उसकी चलती यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। हालांकि अगर हम जनरल असेंबली की बात करें तो यहाँ पे हर कंट्री का जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल है, क्योंकि सबके पास एक एक वोट है और सबकी फिर इम्पोर्टेंस अपने आप ही बराबर हो जाती है। इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी महासभा ही करती है, जिसको सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो महासचिव के नाम से जाना जाता है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव। और यहाँ पर हम जनरल सेक्रेटरी इसके लिए शब्द यूज करते हैं। ये ध्यान रखिए, जो विजय लक्ष्मी पंडित की हम बात कर रहे हैं ये प्रेसिडेंट हैं, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, ये महासचिव नहीं है। महासचिव आगे आएंगे जो कि जनरल सेक्रेटरी होंगे। इसके बाद इलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स, ये इसका जो इलेक्शन होता है या जिनको सेलेक्ट किया जाता है वो भी महासभा करती है। आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके जजेस को भी यहीं पर इलेक्ट किया जाता है। इसके बाद अब हम इसके सेकेंड ऑर्गन पे या सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं, जो कि है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, और इसका क्या काम है? संपूर्ण विश्व में या सभी राष्ट्रों में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। और इसमें हम देखते हैं कि अब कुछ कंट्रीज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और जब हम मेंबर्स की बात करते हैं तो मेंबर्स हैं 15, जिसको हम लिखते हैं 5 + 10। अब इस 5 + 10 लिखने का कारण ये है कि जो ये 5 है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं यूएनओ के, या कहना चाहिए जो सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले हैं या जिनके पास वीटो पावर है वो मेंबर्स हैं। और ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि इनकी सीट कभी नहीं हिलेगी। ये 5 मेंबर्स हमेशा बने रहेंगे। और ये 5 मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं? अमेरिका, ब्रिटेन या यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस। ये 5 कंट्रीज हैं और इन पांचों के पास ही वीटो पावर है। अच्छा, हम वीटो पावर को डिस्कस कर लेते हैं। वीटो पावर का मतलब यहाँ पर होता है टू फॉरबिड या मना कर देना, एक नेगेटिव वर्ड है। वीटो पावर का मतलब है किसी भी चीज को होने से रोक देना, क्योंकि हर चीज के लिए यहाँ पर इलेक्शन होता है और इलेक्शन में कोई कितने भी फेवर में वोटिंग हो रही हो, लेकिन इन 5 कंट्रीज में से किसी एक ने भी अगर वीटो पावर का यूज कर दिया तो बेशक उसके पास फिर 14 वोट क्यों ना हो, वो काम फिर होगा नहीं या वो बिल कभी भी पास यहाँ पर नहीं होगा। तो वीटो का मतलब है किसी भी चीज को होने से रोक देना, फॉरबिड या मना कर देना। तो यहाँ पर 5 कंट्रीज जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं और इन 5 के पास ही ये वीटो पावर है। इसके बाद ये 10 मेंबर्स आते हैं जो कि 193 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें से 5 हमारे परमानेंट मेंबर हो गए, तो अब बचते हैं 188 मेंबर। और इन 188 मेंबर्स में से 10 यहाँ पर चुनकर आएंगे। और इनका सिलेक्शन कौन करेगा? अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर जो जनरल असेंबली है ये इलेक्शन के थ्रू या वोटिंग के थ्रू डिसाइड करती है कि कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पर आएंगे। तो वो 10 मेंबर्स यहाँ पर आते हैं और इन 10 मेंबर्स का सिलेक्शन सिर्फ 2 साल के लिए होता है और 2 साल के हिसाब से ये अपने आप चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो 5 कंट्रीज हैं ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये 10 मेंबर्स हर 2 साल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर ये इसके बाद आता है जब भी कोई बिल यहाँ पर आता है पास होने के लिए, तो बिल पास होने के लिए यहाँ कम से कम 9 वोट का होना जरूरी है, क्योंकि 15 टोटल मेंबर्स हैं,
15 में से 9 वोट्स, 5 परमानेंट मेंबर्स वाले और 4 यहाँ पर अदर कंट्रीज वाले वोट्स कम से कम यहाँ होने चाहिए किसी बिल को पास होने के लिए। तो ये यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज समझ में आती है कि सिक्योरिटी काउंसिल में आकर कुछ कंट्रीज का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है या उनके शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, जबकि अदर कंट्रीज की पावर बहुत कम रह जाती है। तो यहाँ पर बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत नेग्लिजिबल सा है। वो भी इन पांचों में से अगर कोई एक भी वीटो पावर को यूज कर देता है तो बाकी का फिर कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। यहाँ जब हम जनरल असेंबली पढ़ रहे थे तो जनरल असेंबली में सारे कंट्रीज का इक्वल राइट था वोटिंग का, सबकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर इक्वल थी। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में आकर केवल कुछ कंट्रीज यानी कि 5 कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना या शांति को बनाए रखना, तो इसी तरह से काम होता है पुलिस का। तो इस सिक्योरिटी काउंसिल का एक और नाम है पुलिसमैन। दुनिया का ये पुलिसमैन है जो शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का काम करता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पुलिसमैन है और जो जनरल असेंबली है वो मिनी पार्लियामेंट है। चलिए, इसके बाद जो मीटिंग्स होती हैं सिक्योरिटी काउंसिल की वो होती हैं एवरी 14 डेज, यानी कि महीने में लगभग 2 बार सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो जाती है। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है या कहीं पर कोई समस्या आ जाती है तो ये लोग अपनी मीटिंग को 24 आवर्स में भी कंडक्ट कर सकते हैं। और जनरल सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट होता है जिसकी वोटिंग हमारे यहाँ पर जनरल असेंबली करती है। तो जनरल असेंबली ऐसा नहीं है कि अपने आप से किसी को भी यहाँ पर वोटिंग कर देगी किसी के लिए भी। सबसे पहले उसको रिकमेंड किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल से। सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नाम को रिकमेंड करेगी जनरल, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी होता है ना वो सबसे बड़ा हेड होता है यूएनओ का, सबसे बड़ा हेड होता है, हम उसे कहना चाहिए प्रतिनिधि है, पूरे यूएनओ को ये प्रेजेंट करता है, या सबसे बड़ा अधिकारी होता है जनरल सेक्रेटरी, पूरी सारी इसके ऑर्गन्स का हेड। तो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी को रिकमेंड कौन करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल। फिर उस सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर या जो उसने नाम रिकमेंड किया उस पर फिर जनरल असेंबली में वोटिंग होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जनरल सेक्रेटरी को कौन इलेक्ट करता है, तो करती तो जनरल असेंबली है, लेकिन अब केवल जनरल असेंबली को हम सही नहीं मान सकते। हम ये कहेंगे जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, ये तो हमने जनरल सेक्रेटरी की बात करी जो पूरी यूएनओ का हेड है, जो प्रेसिडेंट है सिक्योरिटी काउंसिल का वो अल्फाबेटिकली यहाँ पर चुने जाते हैं, यानी कि ABCD के हिसाब से। जैसे A अमेरिका का है तो अमेरिका का बनेगा, अमेरिका के बाद B से ब्रिटेन का बनेगा, उसके बाद C, अकॉर्डिंगली अल्फाबेटिकली यहाँ पर ये सिस्टम चलता है प्रेसिडेंट को चुने जाने के लिए। थर्ड पार्ट इसका आता है सेक्रेटरीट या सचिवालय। सचिवालय का मतलब होता है एक तरीके से ऑफिस, या जहां पर सारे ही कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए जाते हैं या ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं। तो ये एक ऑफिस की तरह काम करता है, यानी कि एक पेपर वर्क जो कहना चाहिए यूएनओ का होता है, वो सारा पेपर वर्क जो ऑफिशियल वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, डेटा प्रोवाइड करना है या मीटिंग्स अरेंज करना है, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करना है, बजट प्रिपरेशन करना है, वो सारा बजट प्रिपरेशन से लेकर सारा काम यहाँ पर किया जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स सबसे ज़्यादा सेक्रेटरीट में ही होते हैं या सचिवालय में ही होते हैं, और इसी सेक्रेटरीट का हेड हम बोलते हैं महासचिव, जो पूरी यूएनओ का हेड है, या यहाँ पर सेक्रेटरीट का हेड भी वही होता है। तो यहाँ का जो हेड है, देखिए हम इस हेड को ही जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव है पूरी यूएनओ का, केवल सेक्रेटरीट का नहीं है, ये पूरी यूएनओ का
रिप्रेजेंटेटिव है या अध्यक्ष है, या हम इसको महासचिव कहते हैं। यहां से कोरिलेट कर लीजिए, सचिवालय का जो हेड है वो महासचिव है, और इस महासचिव का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल के लिए ये चुने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो महासचिव रहे हैं या जनरल सेक्रेटरी रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बनाए हुए जनरल सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी जनरल जो रहे हैं यूएनओ के, वो है त्रिगवेली। त्रिगवेली पहले महासचिव है यूएनओ के, जो कि नॉर्वे से थे। और इन्हीं के साथ एक चीज और भी है, ये ऐसे महासचिव थे जिन्होंने खुद अपना इस्तीफा दिया था, जो खुद अपना रिजाइन करके पोस्ट से हट गए थे। तो पहले महासचिव और रिजाइन करने वाले महासचिव दोनों कौन है? त्रिगवेली। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ हु डाइड ड्यूरिंग द टेन्योर, जो अपने कार्यकाल के दौरान ही एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। तो डैग हैमरजोल्ड, तो डैग हैमर के नाम से ही इनको ज्यादा बोला जाता है। स्वीडन के थे और एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। तो अपने कार्यकाल के दौरान ही जिनकी डेथ हुई, ऐसे यूएनओ के जो महासचिव थे वो थे डैग हैमर। इसके बाद ये जो दोनों थे ये तो यूरोपियन थे, जो त्रिगवेली थे ये फर्स्ट महासचिव थे और डैग हैमर सेकंड महासचिव थे। इसके बाद जो थर्ड महासचिव बने यूथांड, इनके साथ जो याद रखने वाली चीज है वो है कि ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन महासचिव या जनरल सेक्रेटरी थे। पहले दोनों यूरोप से थे, लेकिन देखिए यहाँ पर नॉर्वे और स्वीडन दोनों यूरोप हैं, लेकिन ये कहाँ से है? बर्मा से, और नाउ म्यांमार। तो जो यूथांड हैं ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन जनरल सेक्रेटरी थे यूएनओ के। इसके बाद एक और है, हालांकि बहुत सारे रखने वाले हैं, लेकिन मुझे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, सबसे छोटा कार्यकाल जिनका रहा, शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले महासचिव हैं बोत्रोस घाली। इजिप्ट के हैं, 4 साल कुछ महीने इनका कार्यकाल था, और सबसे छोटा कार्यकाल जिनका माना जाता है बोत्रोस घाली, इजिप्ट के थे। और इसके बाद जो प्रेजेंट में महासचिव हैं यूएनओ के, वो हैं एंटोनियो गुटेरस, पोर्चुगल के हैं, या हिंदी में जिसको हम पुर्तगाल कहते हैं। 2017 से ये जनरल सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो एंटोनियो गुटेरस, ये ध्यान रखिए, इसको बार बार बोलिए, एंटोनियो गुटेरस फ्रॉम पोर्चुगल, जो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जो हेड होगा कैबिनेट सेक्रेटरीट का, कैबिनेट नहीं, जो सेक्रेटरीट का हेड होगा वही यूएनओ का पूरे का हेड होगा। सबसे ज्यादा मेंबर्स यहाँ पर होंगे, और हेड का जो टेन्योर होगा वो 5 इयर्स का होगा। और जो वर्क है इसके एवरी ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या एवरी पेपर वर्क, जो भी यहाँ पर पेपर वर्क है या लिखित पढ़त का जो भी काम होता है वो सारा सचिवालय में होगा। अब फोर्थ पार्ट पर हम आ जाते हैं, इकोसॉक या यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इको इकोनॉमिक के लिए है, एसओ सोशल काउंसिल। यहाँ पर जो इसका पर्पस है वो यही है कि आर्थिक मतलब जो पैसे से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उस तरह की चीजों को मैनेज करना। ऐसा ना हो कि कंसंट्रेशन ऑफ मनी हो जाए या फ्लो ब्लॉक हो जाए। जो मनी का फ्लो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर जाके ब्लॉक हो जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, या सोशल प्रॉब्लम्स जो जहां पर आ रही हैं, पिछड़े इलाके या जो भी चीजें हैं, उन सबको दूर करने का या मैनेज करने का काम ये संस्था करती है या ये काउंसिल करती है। यहाँ पर 54 मेंबर्स होते हैं, 54 मेंबर्स। और यहाँ पर जो इलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेन्योर है वो 3 साल का है मेंबर्स का, और हर साल लगभग 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन किया जाता है। यानी कि जो काउंसिल है वो हमेशा बनी रहती है,
लेकिन हर साल 18 मेंबर्स इसमें से चेंज कर दिए जाते हैं, 1/3 ऑफ 54। तो 18 मेंबर्स हर साल चुने जाएंगे और एक बार जो चुनकर आ गए वो कितने टाइम के लिए यहाँ पर रहेंगे, 3 साल के लिए। और उन्हीं में से एक प्रेसिडेंट चुना जाता है जो हेड होता है इकोसॉक का, उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। और इस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल के लिए। ध्यान रखिएगा जो मेंबर्स का टेन्योर है वो 3 इयर्स है और जो प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो केवल 1 साल है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, मेंबर्स का 3 साल और प्रेसिडेंट का 1 साल। और इनकी जो मीटिंग होती है वो साल में 2 बार होती है, अप्रैल और जुलाई। तो अप्रैल की मीटिंग मोस्ट प्रोबेबली न्यूयॉर्क और जुलाई में जो मीटिंग होती है वो जेनेवा में होती है। इसके काम जो हम देखें सारे कहना चाहिए सोशल पर्पस को लेकर होते हैं या फिर इकोनॉमिक पर्पस को लेकर होते हैं, जिसके लिए बहुत सारे कंट्रीज में ये बहुत सारे एनजीओज भी चलाती है। और करंटली 3200 प्लस रजिस्टर्ड एनजीओज हैं जो कि इकोसॉक के अंडर में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यह इनका पर्पस होता है जो प्रॉब्लम्स हैं किसी भी चीज को लेके, रेस को लेके, जेंडर को लेके, लैंग्वेज को, रिलीजन को, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स सोसाइटी में है या वेरियस कंट्रीज में है, उनको ठीक करने के लिए एनजीओज यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा पार्ट है इसका, अच्छा इन द सेंस जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में, यानी कि 45 में यूएनओ बना और ठीक 1 साल बाद, 1 साल से बल्कि कुछ महीने कम इसमें रह गए, 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की या आईसीजे की स्थापना हो गई हेग, नीदरलैंड में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग। एक और ध्यान रखने वाली चीज है, इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो सब न्यूयॉर्क में है, सबके। सिर्फ आईसीजे है जिसका नीदरलैंड में है या हेग में है। और यहाँ पर जो जजेस होते हैं, जजेस की संख्या होती है 15 जज होते हैं और सब क्योंकि जुडिशियल सिस्टम से ही रिलेटेड होते हैं तो अपने अपने कंट्रीज के बहुत बड़े जज या बड़े लेवल पे काम कर चुके लोग यहाँ पर होते हैं। और इसका कोरम है 9 जजेस का, यानी कि कोई भी कार्यवाही यहाँ पर होने के लिए कम से कम 9 जजेस का होना जरूरी है। 9 से कम होंगे तो वहां पर वो काम या कहना चाहिए सुनवाई नहीं होगी। 9 जजों की बेंच यहाँ पर बैठती है कम से कम, तब यहाँ पर कार्यवाही आगे बढ़ती है। और हर जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। जज जो चुना जाता है वो 9 साल के लिए यहाँ पर चुना जाता है। अब यहाँ पे किस तरह के मुद्दे आते हैं, बहुत बड़े मुद्दे, या ज्यादातर वो मुद्दे ऐसे होते हैं जो 2 कंट्रीज के बीच में है। 2 कंट्रीज के बीच में कहीं पर कोई समस्या आ रही है, युद्ध से रिलेटेड हो सकता है, युद्ध की चीज जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो ना करने से रिलेटेड हो सकता है, इलीगल तरीके से एक कंट्री का दूसरे कंट्री के मामलों में इंटरफियर करना या घुसपैठ करना, इस तरह की चीजें यहाँ पर रहती हैं। इस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं जिसको सुनने के लिए कम से कम 9 जजों की बेंच बैठती है। कितने में से, 15 जजेस में से, नीदरलैंड में यानी कि हेग में जहाँ की इसका मुख्यालय है। और भारत के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि भारत से 4 लोग जो कि यहाँ पर जज रह चुके हैं, तो उनके नाम मैंने यहाँ पर कोट किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि एक समय पर आईसीजे में एक कंट्री का एक ही जज हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक कंट्री के 2 जजेस वहां पर चले जाएं। केवल एक कंट्री का एक ही जज हो सकता है, लेकिन उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद उसको दोबारा यानी कि री इलेक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये 4 जजेस जो भारत से रह चुके हैं, कार्यकाल सबका अलग अलग रहा। सबसे पहले जो मेंबर वहां पर रहे एज अ जज ऑफ आईसीजे वो थे सर बेनेगल राव। बहुत ही फेमस और बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी सर बेनेगल राव की। और ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने भारत की संविधान निर्माण में
बहुत हेल्प की, यानी कि उसका जो पूरी स्ट्रक्चर तैयार हुआ भारत के संविधान में, उसमें सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों में से ये भी थे। और इनके साथ विशेष बात ये थी कि इन्होंने उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया। जो वहां की जो समिति बनाई गई थी, उस समिति में ये नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान संविधान निर्माण में दिया बिना कोई पैसा लिए। इसके बाद दूसरे आते हैं नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह भी यहाँ पर जज रह चुके हैं, और इनके साथ विशेषता ये है कि ये जज के बाद वहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष भी रहे, और उसके बाद ये वहां पर अध्यक्ष भी रहे। आईसीजे में 15 जजेस के बाद उनमें से भी अध्यक्ष के पद तक पहुंचने वाले भारत के अकेले जज थे नागेंद्र सिंह। ठीक है, तो नागेंद्र सिंह अकेले पर्सन हैं जो वहां पे जज रहे, फिर उपाध्यक्ष रहे, और फिर अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद इनके बाद आते हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक। ये भी एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज रहे, और वर्तमान में जो वहां पर हैं वो हैं दलबीर सिंह भंडारी, या डीएस भंडारी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और दलबीर सिंह भंडारी जी के साथ में बात है कि ये पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय जज हैं जिनका दोबारा सिलेक्शन वहां पर हुआ है। तो एक बार वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अब दोबारा से वहां पर उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यानी कि 2 बार इलेक्ट होने वाले भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज दलबीर सिंह भंडारी। इसके बाद आती है ट्रस्टीशिप। ये 6th ऑर्गन है यूएनओ का, जो कि करंटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हालांकि वो एज अ ऑर्गन या एज अ पार्ट ऑफ यूएनओ अब भी है, और अब भी उसी तरीके से वहां पर चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन अब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इसको जो फॉर्म किया गया था उसका पर्पस था टू हेल्प अंडर डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि जब यूएनओ बना उस टाइम पर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पिछड़ी स्थिति में थे, या बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, ना उनके पास अपना कोई संविधान था, और ना ही इस तरह की कोई जागृति उन देशों में थी। तो उनको सपोर्ट करने के लिए ट्रस्टीशिप, यानी कि जो बहुत डेवलप्ड या बड़े कंट्रीज थे, उनका एक ग्रुप तैयार किया गया, और उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि उन छोटे कंट्रीज या पिछड़े हुए कंट्रीज को आगे बढ़ने में हेल्प की जाए, जिससे वो एक लेवल तक कम से कम ग्रो कर पाए। तो 1945 की कंडीशंस में और अब की कंडीशंस में क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, तो एक टाइम के साथ साथ धीरे 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 इसकी जरूरत कम होती चली गई, और लास्ट इसका जो इसका काम सस्पेंड हुआ था वो था 1994 में। और जो लास्ट कंट्री था पलाऊ, जिसको कि इंडिपेंडेंस वहां पर मिल गई थी, अपनी एक तरह से वो सक्षम हो गया था अपनी इकोनॉमी के साथ सरवाइव करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो लास्ट कंट्री है पलाऊ, जिसकी इंडिपेंडेंस के साथ सस्पेंड कर दिया गया ट्रस्टीशिप नाम का ऑर्गन है ये अब भी, लेकिन अब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप समझ में आ गया होगा। पूरा हमने यूएनओ को डिस्कस कर लिया है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो अच्छे से याद नहीं रहता, तो एक बार इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम रिमेंबर कर लेते हैं। ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ यूएनओ का, वो किस डेट को हुआ? 24 अक्टूबर 1945, और इसीलिए जो यूएनओ दिवस है या यूएनओ डे है वो है 24 अक्टूबर। हेडक्वार्टर है यूएनओ का न्यूयॉर्क यूएसए में। जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी रहे यूएनओ के वो कौन थे? ट्रिगवेली, नॉर्वे से हैं। प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। तो जो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है यूएनओ के, फर्स्ट जनरल जो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं यूएनओ के वो हैं एंटोनियो गुटेरस,
हु इलेक्ट्स जनरल सेक्रेटरी, कौन इलेक्ट करता है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि हम यहाँ पर सीधे जनरल असेंबली नहीं लिखेंगे, इसका आंसर है जनरल सेक्रेटरी, जनरल असेंबली ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। दोनों का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है कि सिक्योरिटी काउंसिल जिनका नाम फॉरवर्ड करेगी उन्हीं में से जनरल असेंबली चुनेगी। प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं यूएनओ के? 193। लास्ट मेंबर या 193rd मेंबर साउथ सूडान। ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ 6। बजट ऑफ यूएनओ भारत के किस अनुच्छेद में है? ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, किस अनुच्छेद में है? 17th। फ्रांस। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जो भारत से रही हैं विजय लक्ष्मी पंडित। और आईसीजे में जजेस की संख्या कितनी होती है? 15। वर्क ड्यूरेशन ऑफ जजेस, यानी कि जो टेन्योर है जजेस का वो है 9 ईयर्स, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का होता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो 1-2 बार देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको ये पसंद आता है मेरा इनिशिएटिव तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।